होती है नरेशन से, जहां बताया जाता है कि कई सदियों पहले अर्थ पर कुछ एलियंस आए थे जिन्हें ओसाइरिस कहा जाता है। उन्होंने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से अर्थ में काफी डेवलपमेंट की और इंसानों को लाइफ का एक न्यू मीनिंग दिया। मगर हर काम बगैर किसी रीजन के नहीं होता। उनका ये सब करने का रीजन भी यही था कि वो अर्थ पर रूल करना चाहते थे। मगर तब तक फैरो और गॉड ऑफ लाइट उनके अगेंस्ट थे। ये ओसाइरिस एक खास टाइम में अर्थ पर आ सकते थे। उस वक्त में तारों की एक खास अलाइनमेंट बन जाती है और ऐसा होने पर एक पिरामिड से रोशनी निकलेगी, जो कि इस बात का साइन था कि अब ओसाइरिस अर्थ पर आ सकते थे। मगर फैरो ने उस लाइट को छुपा दिया और जो भी लोग ओसाइरिस की वर्शिप करते थे उन्हें जिंदा उस पिरामिड में कैद कर दिया। मगर अभी भी कुछ लोग थे जो कि बचे हुए थे और वो ओसाइरिस के आने का वेट कर रहे थे। उन्हीं में से एक क्वीन अमनपुर भी थी। हम देख पाते हैं कि वो एक बच्चे को जन्म देती है और फिर एक बूढ़े आदमी को बताती है कि ये ओसाइरिस का आखिरी वारिस है, इसकी हिफाजत करना। जिसके बाद वो वहीं पर दम तोड़ देती है। जिसके बाद अमनपुर की बॉडी को भी उस पिरामिड में रखवा दिया जाता है, क्योंकि उसके राजा भी ओसाइरिस के अगेंस्ट थे। हम जान पाते हैं कि उस पिरामिड का एक दरवाजा है और उसके अंदर सिर्फ वही इंसान जा सकता है जो ओसाइरिस की जनरेशन से हो। मगर राजा ने उस दरवाजे को लॉक कर दिया है, जिसकी चाबी का नाम की ऑफ हेवन है और इस चाबी को बहुत हिफाजत से रखा जाता है, क्योंकि अगर ओसाइरिस इस दुनिया पर आ गए तो फिर वो इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे और फिर वो उन लोगों को गॉड का दर्जा दे देंगे जो कि उनकी वर्शिप करते हैं। अब सीन चेंज होकर हमें एक आदमी मास्टर टोन को दिखाया जाता है, जो कि इजिप्ट में किसी चीज की खोज में था और वो और कुछ नहीं बल्कि की ऑफ हेवन है। मास्टर टोन अपने आदमी से कहता है कि हमें किसी तरह भी तारों की अलाइनमेंट से पहले उस चाबी को ढूंढना होगा। तभी मास्टर को कॉल आती है और वो दूर चला जाता है। तब उसके पीछे एक आदमी आकर उसकी छड़ी को चुरा लेता है और वो छड़ी लाकर पीटर नाम के आदमी को देता है। पीटर एक आदमी से मिलने जाता है और उसे पैसों के बदले चाबी मांगता है, जिस पर कि वो आदमी उसे की ऑफ हेवन दिखाता है। उस चाबी को लेने के बाद पीटर मास्टर टोन की छड़ी से ही उस आदमी का गला काट देता है, क्योंकि उसमें एक हिडन ब्लेड था। फिर पैसे और चाबी लेकर वो वहां से निकल जाता है। जब मास्टर टोन वहां पर आता है तो उस आदमी को मरा हुआ पाता है। तभी उसे पीटर की कॉल आती है, जो कि उसे कहता है कि जिस चाबी की तुम्हें तलाश है वो मेरे पास है। मैं जानता हूँ कि तुम किसी मिशन पर हो और उसके लिए तुम्हें इस चाबी की जरूरत है, इसीलिए मुझे भी अपने मिशन में शामिल कर लो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि जिस छड़ी से मैंने उस आदमी को मारा है वो तुम्हारी है और उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट है। तो अब फैसला तुम्हारा है। ये सुनकर मास्टर टोन को बहुत गुस्सा आता है, मगर कोई चॉइस न होने पर वो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद मास्टर टोन क्लैरा के पास जाता है, जो कि फ्यूचर देख सकती है। मास्टर टोन से पूछता है कि क्या मैं मिशन पूरा कर पाऊंगा, तो क्लैरा कहती है कि हाँ। मगर तभी वो कुछ और विजन्स भी देखती है, जिसमें कि मास्टर टोन की हालत बहुत बुरी होती है और आसपास तबाही का मंजर होता है। ये देखकर वो घबरा जाती है, मगर क्लैरा मास्टर टोन को इस बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद मास्टर टोन अपनी असिस्टेंट और एक प्रोफेसर से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि रात आने वाले तूफान की वजह से ये पिरामिड खुद ही अपीयर हो गया है, जो देखकर मास्टर टोन बहुत ही खुश हो जाते हैं और प्रोफेसर से कहते हैं कि मुझे अंदर जाने का रास्ता ढूंढ कर दो। प्रोफेसर कहते हैं कि उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसके बाद मास्टर टोन अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मेरी बेटी सारा को लंदन से बुला लो। इसके बाद वो काम शुरू कर देता है। अब रात को प्रोफेसर ने पिरामिड में जाने का रास्ता ढूंढ लिया था कि अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर एडी आ जाता है, जो कि उसका खास स्टूडेंट है। वो उन्हें बोलता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको घर चले जाना चाहिए। एडी प्रोफेसर से पूछता है कि हमें इस मिशन को रोक देना चाहिए, तो प्रोफेसर बोलते हैं कि इसके पीछे एक खास रीजन है, इसीलिए हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना होगा। इसके बाद अगले दिन फिर से एडी प्रोफेसर के घर जाता है। प्रोफेसर की तबीयत फिर से खराब हो जाती है, जिस पर वो एडी को बोलते हैं कि मैं इस मिशन पर नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें ही मेरी जगह जाना होगा, क्योंकि मैं 4 सालों तक सारी चीजें तुम्हें सिखा चुका हूँ और मुझे यकीन है कि तुम इसके लिए मना नहीं करोगे। और फाइनली एडी इसके लिए मान जाता है। अब हम सारा को देखते हैं, जो कि यहाँ आ चुकी थी और फिर वो मास्टर से मिलती है। सारा की मदर की डेथ हो गई है और वो इस बात को जानना चाहती है कि आखिर उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई है। अब अगले दिन सारा एडी से मिलती है और वो उनसे प्रोफेसर के बारे में पूछती है, जिस पर कि वो बोलता है कि उनकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्होंने मुझे ही भेजा है। तो जिस पर सारा बोलती है कि हमें इस मिशन के लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए, जो कि प्रोफेसर हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर भी पाओगे। जो सुनकर एडी इंसल्टेड फील करता है और वहाँ से चला जाता है।
सारा अपने फादर के पास जाती है और उनको बोलती है कि प्रोफेसर इस मिशन में नहीं आ सकते क्योंकि वो हॉस्पिटल में है। उन्होंने अपने किसी असिस्टेंट को भेजा था तो मैंने उसे सुना दी और भेज दिया, जिस पर कि मास्टर टोन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि फौरन जाकर उससे माफी मांगो क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। जिस पर कि सारा एडी को कॉल करती है, वो उसे अपोलोजाइज करती है और वापस आने को बोलती है, जिस पर कि एडी मान भी जाता है। अब सभी लोग मिशन पर जाने से पहले एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर हम एक आदमी जिसको कि एंटीक्स की बहुत ही नॉलेज है वो भी यहाँ पर आता है, उसका नाम रोहित है। और अब ये सभी लोग उस पिरामिड में जाते हैं। साथ ही हम शाहिद को भी देखते हैं जो कि एक आर्मी मैन है। अब वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं। स्टार की अलाइनमेंट का दिन कल था, इसीलिए इनको सारी प्रिपरेशन आज ही करनी थी। अब जब ये लोग आगे बढ़ते हैं और डोर के पास पहुंचते हैं तो एडी उनको वहां पर एक डिस्क्लेमर पढ़कर सुनाता है। वो कहता है कि अगर कोई भी उस पिरामिड के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। बस जो ओसाइरिस के लोग हैं या फिर ओसाइरिस के वारिस हैं वो ही अंदर जा सकते हैं। जिस पर कि मास्टर टोन बोलते हैं कि ये क्या मजाक है और वो इसे इग्नोर करके सोल्जर से कहते हैं कि ये रास्ता तोड़ दो। सोल्जर ऐसा ही करता है, जिसके बाद वो उस दीवार को तोड़कर एंट्रेंस बनाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। लेकिन अंदर उन्हें एक और भी एंट्रेंस मिलता है, जिस पर कि मास्टर टोन बोलते हैं कि जिन लोगों ने भी ये बनाया था उन्होंने खुद को अंदर सील करके शायद मार दिया होगा ताकि कि कोई भी अंदर ना आ सके। लेकिन वो लोग इस सील को भी तोड़कर अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे हॉर्नेट्स के छत्ते दिखाई देते हैं। यहाँ पर मास्टर गार्ड को ऑर्डर देते हैं कि इनको तोड़ दो और फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत सारे हॉर्नेट्स उन पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर वो लोग अपनी जान बचाने लगते हैं। लेकिन जो यहाँ पर उसे तोड़ रहा था, हॉर्नेट्स के अटैक्स की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर टीम का एक मेंबर फायर गन से फायर जलाता है और उनके लिए रास्ता बनाता है, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। मास्टर टोन अब सबको अलर्ट होने के लिए कहता है क्योंकि अब हर जगह ट्रैप्स हो सकते थे, इसीलिए वो सबको ध्यान से चलने को बोलता है। आगे जाकर पीटर को वहाँ पर पड़ा हुआ एक गोल्ड स्टैचू दिखाई देता है, जिसे वो उठा लेता है, जिसकी वजह से वहाँ की एंट्रेंस बंद होने लगती है और पत्थर नीचे आता है, जिसकी वजह से एक गार्ड की डेथ हो जाती है। और फिर जब वो उस स्टैचू को वापस रखता है तो वो दरवाजा फिर से खुल जाता है। अब आगे जाकर उन्हें कुछ टाइल्स दिखती हैं। वो समझ जाते हैं कि यहाँ उन्हें ध्यान से चलना होगा। जहाँ पर रोहित अब अपनी कैलकुलेशंस को यूज करता है और सबको बोलता है कि तुम लोगों ने किस किस टाइल पर पाँव रखना है। लेकिन जब वो एक टाइल पर पाँव रखता है तो वो गलत होता है, मगर फॉर्चुनेटली उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद एडी बोलता है कि जिस वक्त ये बनाई गई थी उस वक्त 0 की इन्वेंशन नहीं हुई थी, इसीलिए उसे 1 से कैलकुलेट करना चाहिए। जब वो ऐसे करता है तो उसकी सारी कैलकुलेशन सही हो जाती है और अब वो सब सही टाइल्स पर पाँव रख के आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाने पर इनको एक बहुत बड़ा पत्थर मिलता है, जिस पर के एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, जिसको ये लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। तब यहाँ पर एडलर बोलता है कि शायद ये एक डोर है और ये अंदर की तरफ खुलता है। और जब ये लोग उसको वहाँ से मूव करते हैं तो वाकई में वो एक डोर ही था। और अंदर जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही जबरदस्त है और वहीं पर उस रानी का ताबूत भी होता है। पर मास्टर टोन उस रानी की बॉडी को ताबूत से निकालकर नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जिस पर के मास्टर बोलते हैं कि मुझे रानी की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे सोना चांदी चाहिए, मुझे सिर्फ ओसाइरिस का टेम्पल चाहिए जो कि इसी भूल भुलैया में कहीं है। फिर इसके बाद वो पीटर से की ऑफ हेवन मांगता है और उसे उसी जगह में डालता है जहाँ पर ताबूत रखा था, जिस पर के एक और भी रास्ता खुल जाता है और सब अंदर जाने लगते हैं। लेकिन सारा को अंदर जाने से डर लग रहा था। तब एडी उसे समझाता है और वो अंदर चली जाती है। मास्टर अब पीटर को उनसे पीछे रहने को बोलता है ताकि वो इस बार कोई गलती ना करे, लेकिन पीटर को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो सबसे आगे बढ़ने लगता है और जाते जाते उसका पैर गलत जगह पड़ जाता है, जिस पर के वहाँ का डोर सील हो जाता है और अब वो सभी 3 ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। रोहित, शाहिद और एक गार्ड आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एक अननोन चीज आकर उस गार्ड को पीछे से अपनी तरफ खींच लेती है। दूसरी तरफ एडी भी एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ लेता है, जिससे कि वो सारा और क्लैरा आगे बढ़ते हैं। आगे उनको फिर वही सोल्जर की डेड बॉडी मिलती है और थोड़ा आगे जाकर वो लोग बाकी लोगों को भी ज्वाइन कर लेते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें ऐसे लोगों के स्टैचू मिलते हैं जो कि ओसाइरिस के मानने वाले थे। क्लेयर अब उनको एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देती है कि जब ओसाइरिस के जनरेशन में से किसी का ब्लड उस टेम्पल पर लगेगा तो वो टाइम स्टार्स की अलाइनमेंट का होगा और ये सब लोग जाग जाएंगे और पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। इस सब से वो लोग बहुत डर जाते हैं। इसी दौरान एक मम्मी सारा को गले से पकड़ लेती है और जब एडी उसको बचाने की कोशिश करता है तो वो उसको दूर फेंक देता है।
इन सब की आवाज़ें सुनकर बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग उस मम्मी को शूट करने लगते हैं, लेकिन इस पर उस मम्मी का कोई असर नहीं होता और अब वो मम्मी सैरा को छोड़कर उनके पीछे लग जाती है। वो शाहिद को पकड़कर नीचे फेंक देती है, जिससे कि उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। एडी अब सैरा को बाहर जाने का रास्ता ढूंढने को बोलता है और तब तक वो खुद भी बाकी सब लोगों को बाहर ले आएगा और सैरा वो डोर ढूंढ भी लेती है, पर वो डोर सिर्फ एक ही बार खुल सकता था, जिसके बाद वो खुद ही बंद हो जाता। अब इसके बाद वो लोग उसी तरफ भागने लगते हैं, पर मम्मी पीटर और रोहित को पकड़ लेती है, मगर फॉर्चुनेटली वो रोहित को उठाकर उसी तरफ फेंक देती है जहाँ पर वो डोर है, जहाँ सब पहले से ही भाग रहे होते हैं। अब मम्मी पीटर को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पीटर उससे पहले ही डोर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो डोर सील हो जाता है। अब आगे जाने पर उनको ओसाइरिस का टेंपल नजर आ जाता है, जिस पर मास्टर एडी को वो डोर खोलने को बोलता है, लेकिन जब वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि इस डोर को सबसे पहले कोई ओसाइरिस की जनरेशन का आदमी या फिर औरत ही खोल सकते हैं, वरना ये जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। एडी अब उस डोर में एक बटन को नोटिस करता है और फिर वो उसे प्रेस करके पीछे हट जाता है। मास्टर अब सैरा को यहाँ एक शॉकिंग न्यूज देता है। वो बोलता है कि तुम्हारी माँ भी ओसाइरिस की जनरेशन में से थी और वो उनकी जनरेशन की आखिरी वारिस है और तुम भी उन्हीं की बेटी हो, इसीलिए तुम भी ओसाइरिस ही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। जो कि सुनकर सैरा बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ने लगती है और जब वो डोर के पास जाती है तो वो डोर अपने आप ही रोशन हो जाता है, जिसके बाद वो डोर खुल जाता है। पर तब तक वहाँ पर एक और मम्मी भी आ जाती है, जिससे बचने के लिए ये लोग डोर के अंदर आकर उसे सील कर देते हैं। अब अंदर जाकर इन्हें ओसाइरिस का टेंपल मिलता है, जिसे देखकर रोहित बोलता है कि ये तो कोई एनर्जी प्लांट लग रहा है। तभी एडम सैरा को पकड़ लेता है और एक जगह पर उसे बिठाकर उसके हाथ बांध देता है, जिसमें कि मास्टर यहाँ पर रिवील करता है कि मैं भी सारा का ब्लड यहाँ पर बहाऊंगा, क्योंकि अब स्टार्स की अलाइनमेंट का टाइम हो चुका है और ऐसा करने पर ओसाइरिस अर्थ पर आ जाएंगे और फिर ये सब मम्मी दुनिया को खत्म कर देंगी। ये सब जानकर एडी अब सैरा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तो एडम उसको शूट कर देता है, पर रोहित आगे आकर गोली खुद पर लेता है, जिससे एडी तो बच जाता है मगर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सैरा मास्टर टोन से पूछती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया, तो जिस पर वो बोलता है कि ये रिचुअल सिर्फ ओसाइरिस की ही ब्लड से हो सकता था। मैंने उसे सारी चीजें बताई, लेकिन उसने मेरा साथ देने से मना कर दिया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। जो सुनकर सैरा बहुत ही सैड हो जाती है कि उसके फादर ने ही उसकी मॉम को मार डाला। मास्टर टोन जबरदस्ती उसका ब्लड नीचे गिराता है, जिससे कि वो मशीन खुद ही स्टार्ट हो जाती है, जिस पर एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है जो कि मम्मी के ऊपर पड़ती है, जिससे कि वो सारी मम्मी जिंदा होने लगती हैं। अब मास्टर टोन ओसाइरिस को बुलाने के लिए कुछ स्पेल पड़ता है ताकि वो इस अर्थ पर आ जाएं, और ये मास्टर का ही प्लान था कि ओसाइरिस नीचे अर्थ पर आए और फिर जो उनकी पूजा नहीं करेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा और पूजा करने वालों को गॉड का दर्जा दिया जाएगा। और मास्टर टोन का यही प्लान था। अब एडी एडम को मारकर सैरा को बचा लेता है और सैरा एडी के गन से मास्टर टोन को शूट कर देती है। ये वही सीन था जो कि क्लैरा ने भी अपने विजन में देखा था। अब मास्टर टोन की डेथ पर पूरा रिचुअल वहीं रुक जाता है और रिचुअल पूरा न होने की वजह से पिरामिड भी टूटने लगता है, जो देखकर ये सब अपनी जान बचाने लगते हैं। बहुत स्ट्रगल के बाद वो लोग बाहर निकल ही आते हैं, जिसके बाद बाहर इनको प्रोफेसर भी मिलते हैं जो कि क्लैरा को बोलते हैं कि वो दोबारा भी आएंगे। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि उस पिरामिड में से एक हॉर्नेट भी बाहर आता है और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।